नमस्कार साथियों, कैसे हो आप। बीए पार्ट सेकंड की इस क्लास में पिछले व्याख्यान में हमने ब्रिटिश संविधान की विभिन्न चरणों में हमने अलग अलग विषयों का अध्ययन किया था। आज हम उसी कड़ी के तहत ब्रिटिश शासन व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण अंग ब्रिटिश संसद के संबंध में बात करेंगे और उसमें भी ब्रिटिश संसद के जो दो मुख्य सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन, इसमें आज हम हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बात करेंगे, यानी लॉर्ड सभा की बात करेंगे। मित्रों, ब्रिटेन की संसद बहुत प्राचीन संसद मानी जाती है। डाइसी कहते हैं कि इंग्लैंड की संसद इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी शिशु को प्रौढ़ घोषित कर सकती है और यदि वह उचित समझे तो अपने ही किसी मामले में व्यक्ति को न्यायाधीश बना सकती है। अगर हम भारतीय संविधान से ब्रिटिश संविधान की तुलना करें तो भारतीय संविधान में संविधान सर्वोच्च होता है। दूसरी तरफ ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च मानी जाती है, यानी वहाँ संसदीय व्यवस्था सर्वोच्च मानी जाती है, क्योंकि वहाँ लिखित संविधान का प्रारूप तो है ही नहीं और संसद वहाँ इतनी अधिक शक्तिशाली है, संसदीय कानून इतने अधिक व्यापक एवं प्रभावशाली है कि वे किसी स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री में बदलने के अतिरिक्त सब कुछ कर सकते हैं। तो जो डाइसी ने कहा कि ब्रिटिश संसद बहुत शक्तिशाली है, वह किसी राजा को यदि मर्त घोषित कर दे और उस मृत्यु पत्र पर राजा को हस्ताक्षर करने के लिए कहे तो भी फिर वह राजा उस पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ब्रिटिश संसद कितनी शक्तिशाली है। दूसरी ओर ब्रिटिश संसद दुनिया की सबसे प्राचीन संसदीय शासन व्यवस्था है। यदि दुनिया में संसदीय शासन व्यवस्था का स्वरूप का प्रारंभ कहीं से माना जाता है तो वह ब्रिटेन है। इसीलिए ब्रिटिश संसद को दुनिया की संसदों की जननी कहा जाता है, यानी ब्रिटिश संसद विश्व की संसदों की जननी मानी जाती है। भारत में भी जो संसदीय शासन व्यवस्था का प्रारूप, जो मॉडल अपनाया गया है, वह लगभग ब्रिटिश शासन व्यवस्था से मिलता जुलता है। जिस प्रकार भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार ब्रिटिश संसद के भी दो सदन होते हैं, लॉर्ड सभा और कॉमन सभा। लॉर्ड सभा को वहाँ उच्च सदन कहा जाता है, कॉमन सभा को वहाँ निम्न सदन कहा जाता है। भारत में राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो भारत में जो संसद का गठन किया गया है, जो संसद की संरचना की गई है, वह राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा से मिलकर की गई है। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन की अगर बात करें तो वहाँ सम्राट प्लस लॉर्ड सभा प्लस कॉमन सभा को मिलाकर ब्रिटिश संसद की बात कही गई है। लॉर्ड सभा के बारे में हम अध्ययन करेंगे, जो वहाँ उच्च सदन माना जाता है। लॉर्ड सभा के सदस्यों की संख्या ब्रिटेन में कभी भी निश्चित नहीं रही है। इनकी संख्या समय समय पर घटती बढ़ती रहती है। उसके कई कारण हैं, क्योंकि जो लॉर्ड सभा में सदस्य चुने जाते हैं वो तीन प्रकार से चुने जाते हैं। कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो वंशानुगत लॉर्ड होते हैं, कुछ मनोनीत किए जाते हैं, कुछ निर्वाचित किए जाते हैं। तो इस प्रकार वहाँ लॉर्ड सभा के सदस्यों का चयन का आधार भी भिन्न भिन्न है और वहाँ इस सदन को वंशानुगत सदन कहा जाता है, जिसमें कई प्रकार से सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस आधार पर इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है, यानी कम ज़्यादा होती रहती है। ब्रिटिश संसद की अगर बात करें तो लॉर्ड सभा के सदस्यों के चयन का आधार निम्न प्रकार है। वहाँ ब्रिटेन में वर्तमान में लॉर्ड सभा के सदस्यों की कुल संख्या लगभग 707 है। वर्तमान में हो सकता है ये
अभी बदल भी गई हो, लेकिन वहाँ ये संख्या बदलती रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है। इनमें आध्यात्मिक लॉर्ड्स 26, वंशानुगत पीयर्स, जो वहाँ संसद के सदस्य होते हैं उनको पीयर्स कहा जाता है। अपने यहाँ जहाँ जैसे सांसद कहते हैं वैसे वहाँ पीयर्स कहते हैं। तो जो वंशानुगत पीयर्स हैं वे 75 है। इनमें 75 दलीय पीयर्स और 16 पदधारी पीयर्स माने जाते हैं, जो दल से चुन के आते हैं और जो पदधारी यानी वंशानुगत तरीके से आते हैं। आजीवन पीयर्स की संख्या लगभग 561 है और इनमें 121 महिला सदस्य भी शामिल है। तो ये लोकसभा के सदस्यों की संख्या का स्वरूप है, ये कम ज़्यादा होता रहता है। ये संख्या जो मैंने आपको दिखाई ये प्रतीकात्मक है। लोकसभा सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उन पर सत्र के दौरान मुकदमा नहीं चला सकते और ना ही उन्हें सत्र के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता। ये इनके प्रिविलेज हैं कि उनको भाषण की स्वतंत्रता होगी, उनको संसद के सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं कर सकते, उन पर मुकदमा नहीं चला सकते। ये इनको कुछ स्वतंत्रताएं हैं। लेकिन लोकसभा सदस्यों पर कुछ सीमाएं भी लगाई गई है। जैसे लोकसभा का कोई सदस्य एक विषय पर 2 बार नहीं बोल सकता, एक विषय पर एक दिन में 2 बार नहीं बोल सकता, पहली बात। दूसरी बात, लोकसभा में वाद विवाद विषय से हटकर नहीं किया जा सकता, यानी विषय अंतर्गत ही वाद विवाद हो सकते हैं, विषय से हटकर वाद विवाद नहीं किया जा सकता। अब बात आती है लोकसभा की गणपूर्ति। देखिए, गणपूर्ति को अंग्रेजी में कोरम बोलते हैं। और कोरम क्या होता है, गणपूर्ति क्या होती है, इसकी एक सटीक परिभाषा है कि वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसके बिना सदन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती उसे गणपूर्ति कहते हैं। और सामान्यतया लोकसभा के सदस्य अधिक सक्रिय नहीं माने जाते, नहीं होते अधिक सक्रिय। इस सदन की गणपूर्ति मात्र 3 सदस्य रखी गई है। आप अंदाजा लगा लीजिए, 700 से अधिक सदस्यों में गणपूर्ति मात्र 3 सदस्य रखी गई है। जबकि अगर दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत में चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 रखी गई है। यदि किसी विधेयक को पारित करवाना हो ब्रिटेन में तो उसके लिए न्यूनतम 30 सदस्यों की उपस्थिति होनी आवश्यक है। यूँ तो गणपूर्ति मात्र 3 सदस्य हैं, लेकिन किसी विधेयक को पारित करवाना हो तो उसके लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 30 रखी गई है। 30 सदस्यों की अनुपस्थिति के बिना कोई विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। लोकसभा की सामान्यतया सप्ताह में 3 से 4 दिन बैठक आहूत की जाती है। 3 दिन भी हो सकती है और अधिकतम 4 दिन भी बैठक आहूत हो सकती है। और कुछ आकस्मिक आपातकालीन बैठकें भी बुलाई जा सकती है, उनकी कोई संख्या निश्चित नहीं होती। अब बात करते हैं लोकसभा की उपयोगिता की। लोकसभा की क्या उपयोगिता हो सकती है? कई बार ये कहा जाता है कि ये जो द्वितीय सदन है, उच्च सदन है, ये व्यर्थ है, ये केवल खर्चा बढ़ाने के लिए बनाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी कुछ उपयोगिता भी है, जिसको मैं बिंदुवार आपको संक्षेप में समझाता हूँ। एक तो लोक सदन की स्वेच्छाचारिता को रोकना। लोक सदन कौन सा? जो जनता का सदन हो, जिसके प्रतिनिधियों को जनता डायरेक्ट चुनती है। जैसे ब्रिटेन में कॉमन सभा, भारत में लोकसभा। तो लोक सदन की स्वेच्छाचारिता को, यानी उसकी निरंकुशता को, उसकी मन मर्जी को रोकना। क्योंकि जब कोई दूसरा सदन होगा तो ही तो वह है उसकी मन मर्जी को, उसकी निरंकुशता को रोक पाएगा। तो एक तो ये उपयोगिता है। दूसरा, विधेयकों पर पुनर्विचार में सहयोग। यदि कोई विधेयक लोक सदन ने पारित कर दिया तो अब उसकी कमियां, उसकी त्रुटियों को कौन देखेगा, उस पर कौन पुनर्विचार करेगा या पुनर्विचार करने के लिए बाध्य करेगा? तो वह है लोकसभा। सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व
लोकसभा में लगभग सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिसमें जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो सामाजिक रूप से सक्रिय लोग होते हैं, जो किसी क्षेत्र विशेष में ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, सबको प्रतिनिधित्व दिया गया है। लोकसभा सदस्य योग्यता का भंडार, क्योंकि ये अनुभवी होते हैं, उम्रदराज होते हैं, और ये अपने किसी क्षेत्र विशेष में किसी विशेष कार्य में इनको महारत हासिल होती है, तो ये योग्यता का भंडार होता है। पांचवा, व्यवस्थापन कार्य में दूसरे सदन का सहयोग। ये तो बात है ही, क्योंकि एक आंख की बजाय दो आंखें अधिक अच्छा देखती है, एक पैर की बजाय दो पैरों से अधिक अच्छा चला जा सकता है, तो ये व्यवस्थापन कार्य में दूसरे सदन का सहयोग। अगला, जनमत को प्रभावित करने का साधन। लोक सदन जनमत को प्रभावित करता है, क्योंकि इसकी गतिविधियों में जनता की रुचि रहती है, और जनता के लिए मार्ग भी खुला रहता है इसमें पहुंचने के लिए, तो ये जनमत को बहुत प्रभावित करती है। अगला, कॉमन सभा के कार्यों में सहयोग। कॉमन सभा जिस पर बहुत कार्यों को भार रहता है, पूरे देश के प्रशासन की, कार्यपालिका प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, तो उसके कार्यों को संचालित करने में, संपादित करवाने में लोकसभा सहयोग करती है। और अगला है ब्रिटिश परंपरा एवं जनता के स्वभावानुकूल। यानी लोकसभा एक तरह से अपन कहते हैं कि लोकसभा अनुपयोगी है, अनुपयुक्त है, लेकिन ये ब्रिटिश परंपरा और ब्रिटिश जनमानस के अनुकूल है, क्योंकि ब्रिटिश लोग ये चाहते हैं कि यह सदन होना चाहिए, और इस सदन के माध्यम से वे अपनी एक परंपरा को जीवित रखना चाहते हैं और जीवंत रखना चाहते हैं, और इससे जुड़े हुए रहते हैं, और इसमें शामिल होकर कई प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो ये ब्रिटिश परंपरा और जनता के स्वभाव के अनुकूल भी हैं, इसलिए भी ये सदन आवश्यक है। तो ये मैंने आप लोगों को लोकसभा की उपयोगिता के कुछ बिंदु बताए। अब लोकसभा के ऊपर क्या क्या सीमाएं हैं, लोकसभा की क्या क्या आलोचना की जाती है, लोकसभा का क्या महत्व है, इन सब बातों के संबंध में हम अगले व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आपको धन्यवाद, आभार। यदि आपको मेरा यह व्याख्यान, ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद।